बोर्ड परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले सभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज यह विशेष जो वार्ताक्रम है, यह विशेष जो एक कड़ी को लेकर हम जो आए हैं आपके बीच में, वो बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित है। आप लोगों से विशेष कुछ मार्गदर्शन के साथ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे डिस्कस करना उचित प्रतीत हुई है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि ध्यानपूर्वक दिए गए बताए गए सुझावों को सुनेंगे और अपने सुविधाओं के अनुसार, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर उसके अनुरूप आपके पठन पाठन में जो भी सहयोग मिल सकेगा, उस सहयोग को अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप में हमारा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप में कुछ अच्छा रिजल्ट बोर्ड की परीक्षाओं में आप प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि हाई स्कूल में क्लास 10th में पहली बार विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षाओं में बैठता है, तो बार बार टीचर्स के जरिए से, स्कूल में पेरेंट्स ने के जरिए से, उनके दोस्तों के माध्यम से कहा जाता है कि तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, तुम्हें बोर्ड की परीक्षाओं में बैठना है, बोर्ड का एग्ज़ाम बड़ा टफ होता है और उसकी तैयारी तुम ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये बातें बार बार आती हैं तो ये स्ट्रेस एक बना रहता है स्टूडेंट्स के पास में, और जैसे जैसे बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो वो स्ट्रेस थोड़ा और तेज हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा कहना यह है कि बहुत सहज रहें, सामान्य रहें। बोर्ड की परीक्षाएं उसी तरह की परीक्षाएं हैं जैसी परीक्षाएं आप लोग देते चले आए हो। 9th तक आपने जैसे एनुअल एग्जामिनेशंस, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस दी हैं, उससे मिलती जुलती परीक्षाएं हैं, उसमें कुछ नयापन नहीं है। नयापन ये है कि आपने 9 तक में, 10वीं तक में जो कुछ भी पढ़ाई करी है अभी तक, उस पढ़ाई में करने पर जो आप अंक अर्जित करने वाले हो 10th में, 12th में, वो अंक पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाले हैं। 9th में आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए थे, ज़्यादा आ गए थे, आपने अपने आप से वायदा किया, उसमें बेहतरीन तैयारी करने के लिए सोचा, फिर आपने तैयारी करी और आपके अच्छे मार्क्स आए। लेकिन 10th के एग्जामिनेशन जब आप देते हो तो विशेष बात उसमें यही होती है कि जो मार्क्स आपके आ जाएंगे वो ताउम्र, पूरी जिंदगी वो आपके साथ ही चलेंगे। उसमें कोई रद्दोबदल, हेर फेर, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बार बार बताते हैं कि बेटा जो ये एग्जामिनेशन है ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आपका फर्स्ट डिवीजन या डिस्टिंक्शन या कोई टारगेट है, कोई परीक्षा है जिसमें सम्मिलित होना है, उसमें मांगा गया कि इतने % हाई स्कूल में होने चाहिए, इतने इंटर में होने चाहिए, और आप उसमें 2 अंक कम थे, आपके नहीं आ पाया, तो तब वो सोचता है कि यार काश 2 ही अंक की तो बात थी, मैं भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता था, मेरे नहीं आ पाए। तो वो सब चीज़ें तो जरूर रहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी बड़े मेधावी होते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं और समझना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और विद्यार्थी वो सामान्य प्रवृत्ति के हों, अल्हड़ प्रवृत्ति के हों, या पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़ी जागरूक किस्म के हों, किसी भी प्रकार के विद्यार्थी हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने आप जा रहे हो तो हर प्रकार का विद्यार्थी वहां होता है। तो एक कुछ सामान्य मार्गदर्शन जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है, उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं, जो कि आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो ये कि स्टूडेंट्स को समय की इंपॉर्टेंस को समझने वाला होना चाहिए। समय की वैल्यू आप समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि समय कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने कॉलेज के सेशंस में चलाते हैं, समय के लिए बताते हैं, बहुत जोर देकर और अलग अलग तरीकों से समझाने का काम करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जिसने उन चीज़ों को पकड़ लिया वो चीज़ों को समझ लेता है, जो उसको लेट गो कर देता है कि भाई ठीक है, बोलते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनको समझ में जब आता तब तक देरी हो जाती बच्चों। तो समय की इंपॉर्टेंस आपके पास कितनी है, समय को डिस्ट्रीब्यूशन समय का कैसे कर पा रहे हो आप, एक ये विषय है। दूसरा विषय है कि आपका जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, 3 फार्मूला हमने उनको दिया है। एक है खान पान, सोच विचार और रहन सहन। ये तीनों चीजें जो बचपन से विद्यार्थियों को बताई जाती हैं, इनका रिजल्ट लेने का, इनका प्रतिफल लेने का
और इनका जो रिजल्ट, जिनको कहेंगे, इसको कहेंगे, इनका जो फायदा लेने का जो असली समय है वो यही बोर्ड की परीक्षाएं हैं। इनमें आपने अगर सही मायने में इन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन में उतारा तो इसका फायदा आपको निश्चित रूप में बोर्ड की परीक्षाओं में मिलने वाला है, स्टेबल तरीके से मिलने वाला है, स्थायी तरीके से मिलने वाला है। अब समय पालन को थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपके सब्जेक्ट हैं, इंटरमीडिएट में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स हो, या मैथ्स नहीं है किसी का बायोलॉजी है, उधर कॉमर्स लिया है किसी ने, कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट लिया हुआ है, इधर आपने जो कुछ लोग कंप्यूटर ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, इधर आपका 10th में जब आप आएंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर और ये सब विषय उसके होते हैं। तो हमारा ये विशेष आपसे कहना है कि जितने, सबसे पहले तो आप एक रफ कॉपी ले लो, उसमें आप ये बनाओ कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट आपने लिख लिए, 5 और 6 सब्जेक्ट आपके हैं। उस सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आप अपने आप से सवाल करो कि किस सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा तैयारी चल रही है, किस में थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, किस में थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। उसको आप अपने भाषा में उसके आगे लिख लो। अच्छा, ये अंदाजे से नहीं लिख सकते आप बुक सामने रखो, बुक के लेसन्स को देखो, उसके बाद ये देखो कि कौन कौन से लेसन आपके पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं, जिनके बारे में आपके शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएं, लॉन्ग आंसर पूछे जाए, लेसन की समरी पूछी जाए, डेट्स वगैरह होती हैं, तमाम टॉपिक्स में डेट वगैरह इन याद रखनी पड़ती हैं, लोगों के नाम, जगहों के नाम याद करने पड़ते हैं, वो आपको याद है कि नहीं है। मैथमेटिक्स में है तो फार्मूलाज आपको याद हैं, फार्मूला अप्लाई करना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइंस में है तो फार्मूला बेस्ड साइंस भी है और डेफिनेशन बेस्ड साइंस भी है, और जो दोनों को कॉम्बिनेशन करके कंबाइन में भी साइंस का बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। तो आप कहाँ पर कमजोर हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि बुक्स में उन जगहों पर आपने उन लेसन्स को आपने लिख लिया कि ये लेसन मुझे और तैयारी करनी है, ठीक तरीके से करनी है। ये तैयारी जो मैंने आपको बताई, ये लगभग 1.5 महीने पहले वाली तैयारी है जो मैं बता रहा हूं अभी आपको। तो आप बता ली। अब उसके बाद आपने देखा कि मैथमेटिक्स में मुझे ज्यादा समय देना है, तो मैथ्स को समय, और जिस एक जगह ऐसी आपके पास बच्चों होनी चाहिए ऐसे टाइम पर कि जहां पर आपका पढ़ने का कक्ष हो, वहां पर हर सब्जेक्ट की जो बोर्ड की परीक्षा में जितने पेपर आपने देने, उनकी कॉपी किताब रखने की जगह आप बना लो। और सरल तरीके से ऐसे सोचोगे बहुत ज्यादा तो स्ट्रेस होगा, करने लगोगे तो मजा आएगा। तो जैसे एक जगह पर आपने मैथ्स की कॉपी रख ली, उसकी बुक्स, उससे रिलेटेड स्टेशनरी रख ली, उसके बाद बगल में इंग्लिश रख ली, फिर साइंस रख ली, फिर एक। अब आपने क्या करना है, आप एक तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि मैथ्स के पास आप गए, वहां पर आपने मैथ्स की तैयारी करी, बढ़िया तरीके से 2-4 फार्मूले लगाए, 2-4-6 क्वेश्चंस आपने किए, आंसर निकले, आपको मजा आएगा। जब आंसर सही निकलेंगे मजा आएगा। उसके बाद आप वहां से उठे और थोड़ी देर आप पहले घूमे, उसका फिर 15-20 मिनट बाद में आप इंग्लिश के पास बैठे, एक लेसन को आपने पढ़ा समझा, उसकी ग्रामर पोर्शन उसका है, लैंग्वेज पोर्शन में कुछ देखा वाला, उसके बाद में कुछ एसेज वगैरह है, लेटर राइटिंग है, समरीज है, कॉम्प्रिहेंशन, उनको आपने कुछ सॉल्व किया। अपनी राइटिंग को भी आपने देखा कि यार ठीक है, सेटिंग बढ़िया आ रही है। जो कुछ भी आप कर रहे हो, सामने घड़ी लगी है दीवार पे या आपके वॉच है, उसमें आप देख के तय कर रहे हो कि हाँ कितना टाइम आपका किस क्वेश्चन को करने में लग रहा है। एक एप्लीकेशन लिखने को आ रही है तो एप्लीकेशन में कितना टाइम लगा रहे हो आप, और ऐसे लिखने को आ रहा है उसमें आपका कितना टाइम लग रहा है, कितने मिनट कितने सेकंड लग रहे हैं, वो कैलकुलेशन में आपके आना चाहिए। और ये इसको प्रेशर में लेने के बजाय गेम के रूप में लो ना, कि गेम में हो रहा है, उस गेम में मैं कितनी जल्दी कर पा रहा हूं, ऐसे सोच के। तो सारा खेल सोच का है। तो वहां से फिर आपने, मैं इंग्लिश से उठे, फिर आप साइंस के पास गए, साइंस में आपने देखा कि पहला लेसन तैयार है, दूसरा तैयार है, तीसरा तैयार है, चौथे में प्रॉब्लम है, तो चौथे को आपने कर लिया। उसके बाद सेवंथ लेसन में दिक्कत आ रही है, 7वां लेसन फिर आपने तैयार किया, 7वां भी ओके हो गया। ऐसे करते करते आपने पूरा बुक का सब समझ लिया। उसके बाद में हम एसएसटी को देखें। एसएसटी में और हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है, डेट्स वगैरह, लोगों के नाम वगैरह याद करने में थोड़ा सा रहता है। तो उसको याद करने के लिए जो ये है मैथ्स और साइंस पढ़ने का तरीका से थोड़ा डिफर रहता है, उसको आपने मैनेज किया।
अब आपने सारे सब्जेक्ट को टच किया, अब आपने आज मैथ्स पढ़ने में लगा दिया पूरे दिन, तो बाकी सब्जेक्ट को समय नहीं मिल पाया। तो रोज सब सब्जेक्ट को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से या आपकी नॉलेज के हिसाब से आपने समय देना है। अच्छा, जगह बदलने के लिए मैंने इसने बोला कि भाई हर सब्जेक्ट को आपने अलग अलग जगह दे दी, तो जगह बदल के जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा हर जगह पे बैठ के अलग अलग आनंद आएगा, आपको थोड़ा चेंज लगेगा, बोरियत नहीं होगी और स्ट्रेस नहीं होगा। किताबें भी बार बार ढूंढ के खोज के लाओ, ये लाओ, वो जो रह गई वो रह गई वो रह गई, उससे भी करने की जरूरत नहीं, वो लगी हुई है जगहों पर अपनी, और आप मेंटली प्रिपेयर हो। अच्छा, इस बीच में एक और प्रयोग कर सकते हो, बड़े मजेदार प्रयोग है कि विषयों के बारे में सोचो, टॉपिक्स के बारे में सोचो। कपड़े पहन रहे हो, पहनते पहनते सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स में ये किया, उसके बाद ये फार्मूला लगेगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा इसके आंसर को, तो हम कैसे चेक करेंगे? बाद में हमको चेक करना रहेगा कि आंसर निकल गया, हम चेक करेंगे आंसर को कि ये सही है या नहीं है। चेक करने वाला फार्मूला कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा, ठीक है। तो वो दिमाग में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, अच्छा उसके बाद ये आएगा तो ऐसा होता है, ये आएगा तो ऐसे होता है, ये, तो वो चीजें दिमाग में आ रही हैं। अब जैसे हमने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी लिखने को आ रही है, महादेव वर्मा की जीवनी लिखने को आ रही है हिंदी में, तो हम अपने आप से बात करते करते हमने देखा महादेव वर्मा जी का ये नाम है, उनके पिताजी का ये नाम है, उसकी माताजी का नाम उनकी ये यहाँ पैदा हुई थी, इतने में पैदा हुई थी, उन्होंने ये साहित्य लिखा, उनकी भाषा शैली ऐसी थी, उनका जो उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी बेहतरीन, जिनको सराहा गया, और उनको क्या क्या सम्मान सरकार के जरिए से मिला, कैसे मिला, ये हो गया, जीवनी उनकी कंप्लीट हो गई। और उस पर उसी को आप सिस्टमेटिक, अब ये तो आपको नॉलेज हो गई, अब लिखने का तरीका, पैटर्न ऑफ राइटिंग वो कैसा होगा, उस पर मेहनत की होगी, राइटिंग बनाओ, अच्छा लेख बनाओ, स्कूल बताता है, आप बनाते नहीं हो तो गड़बड़ाएगा, इतनी जल्दी सुधर भी नहीं पाएगी। लेआउट, उसको लेआउट कैसे कर रहे हो, कितना डेकोरेशन से लिख रहे हो कि अच्छा लग रहा है कॉपी जांचने वाले को। भाई एग्जामिनर कॉपी जांचता तो देखता है कि इसने कितना सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। अच्छी हैंडराइटिंग के और अच्छे लेआउट के मार्क्स होते हैं, उसमें भी मार्क्स मिलते हैं आपको। तो खैर वो आपने आगे बढ़ा दिया। फिर एसएसटी वाला पोर्शन आया, एसएसटी पोर्शन में ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर ऐसे के रूप में देने पड़ते हैं। आप सिविक्स के बारे में जब लिखोगे कोई क्वेश्चन, तो वहां पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, चीज जो पूछा गया उतना आपने लिखना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की वहां टॉपिक्स नहीं होते। लेकिन हिस्ट्री में लिखोगे लंबे लंबे लिखने पड़ेंगे आंसर, चीजों को पूरा एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा, जितना बढ़िया लिखोगे। ऐसे लिखना, निबंध लिखना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निबंध क्या है, उसको लिखने के लिए कौन कौन सी चीजों, किस पैटर्न पे लिखा जाएगा, और किस तरह से हम अपने निबंध को हाईलाइट कर सकते हैं कि हमको एग्जामिनर को हम नोटिस करा पाए कि हम ये औरों से बेहतर कर पा रहे हैं, तो उस नोटिस पर हमको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये एसएसटी का हमारा हो गया। तो ज्योग्राफी में जो मैप्स हैं उनको बारे में समझना, कौन सा कंट्री कहाँ पर है, कौन सी प्रकार की जो मौसम किस तरह का कहाँ पर रहता है, किस इलाके में कौन सी पैदावार है, कहाँ पर क्या चीज़ें, तो ग्लोबली आपको पूरा मैप को रीड करना और समझना आना चाहिए। तो वहाँ पर भी उस तरह की प्रैक्टिस भी जरूरी होगी। मैप आपको बताया कि मैप 3 नंबर से 5 नंबर का आएगा, तो मैप का सॉलिड मार्क्स होने हैं। आप जान रहे हो कि इंडिया के मैप पे आएगा कि वर्ल्ड के मैप पे आएगा, वो आने वाला पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। आप उस मैप को बाकायदा परचेज करके 10-12 पीस ले आओ और उस पर उसको बाकायदा तरीके से भरो। तो क्या होगा कि अब आपको पता है कि कौन सा राज्य कहां पर है, क्या करना है, आपने उसको तरीके से भरा, सलीके से उसमें अपना। तो अब कभी आप मैप लाए नहीं, एक किताब में छपा हुआ मैप पर आपने देख लिया, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये। अब जब वो मैप आपको ओरिजिनल मिलेगा एग्जामिनेशन के समय में, अब आपको कुछ करना ही नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है। तो 3 नंबर 5 नंबर आपके सॉलिड हो सकते थे, आपने भी। तो उसको भी बच्चों जरूर ला के रखो मैप, वो 1 रुपए के 4 या 10 मिल जाते हैं, उनको आप लाके खूब भरिए। 5-7 नंबर आपके, 4-5 नंबर आपके सॉलिड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको पढ़ाई का मन बनाना अपना चाहिए। कोई स्टूडेंट अलग अलग एक ही कमरे में 4 जगह बना ले, 5 जगह बना ले, हर जगह पर अपने अलग अलग विषय रखे, उस तरह कर ले। एक स्टूडेंट ये भी कर सकता है कि वो एक साथ में उसने अलग अलग सेट बना दिए, अभी मैथ्स वाला पूरा उठा के रखा, पढ़ाई करी, फिर मैथ्स वाला रख के अपनी जगह रख लिया, फिर एसएसटी को उठा लिया, अपनी जगह रख लिया। तो इस बीच में फैमिली मेंबर्स को
परिजनों को, परिवार के लोगों को, छोटे बड़े भाई बहनों को भी कोऑपरेट करना पड़ता है कि जिसका एग्जामिनेशन है, इस तरह का एग्ज़ाम है, उसको थोड़ा सा अच्छा माहौल दे दें, काम कूल रहे। और उधर जो है उसका जो भोजन इत्यादि है उसके लिए भी माताओं को ध्यान रखना चाहिए। वो विशेष वीडियो में हमने आपके पेरेंट्स को बताया कि स्मार्ट पेरेंटिंग के जरिए से अपने बच्चों को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, हम उनके सपोर्टिंग हैंड कैसे हो सकते हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का। भाई तुम जाके अपने लिए भोजन नहीं बना पाओगे, भोजन बना के अपना साफ सफाई नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो सब करोगे तो फिर ये कब करोगे, शरीर है थक जाएगा, फिर सो जाओगे। तो यहाँ पर तुमको हमेशा चौकन्ना रहना है। अच्छा, खूब चिंता करो, खूब चिंता करो, मैंने बोर्ड पेपर है कैसे होगा, मैं तो कैसे करूंगा। ये चिंता से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चिंता से आप और जो तैयारी आपकी वो भी चली जाएगी। अपने आप को कूल रखना, अपने आप को खुश रखना और हर सब्जेक्ट को समय देना, बराबर हर सब्जेक्ट को समय देना। ऐसा बार बार ये बात आती है, कई बार स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि साहब हम पढ़ने बैठते हैं जब, तो होता क्या है कि कुछ समय तक हमें रहता है और चिंता भी बनी है, हम पढ़ भी रहे होते हैं, मजा भी आ रहा होता है, थोड़े समय बाद में एकदम बॉडी रिलैक्स आती है और नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो नींद आने लगती है तो फिर ये मन करता है कि यार ठंड के दिन है, लाओ सो जाएं, आराम कर लें, ये कर लें। तो बच्चों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और है क्या कि आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो, जब सबसे बड़ा प्रॉमिस जीवन में अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को फॉलो करो। और किसी भी सूरत में बिल्कुल चौकन्ने रहकर पढ़ाई करने की बात है। ओढ़ो, बैठो, रूम हीटर लगा दो, रजाई में बैठ के पढ़ने लगो, तो बहुत चांस नहीं है कि अच्छे से तुम टारगेट की तरफ बढ़ पाओगे। तो करना क्या है, इन सब चीजों को छोड़ो। मतलब भर के आपने कपड़े पहने हैं ठंड के बचाव के लिए, और हल्की हल्की ठंड लग रही है, ठीक है, ताकि तुम्हें नींद नहीं आएगी। कुछ स्टूडेंट ने पूछा सर कि झपकी आने लगती है तो उसके बाद में फिर वो क्रम टूटता नहीं है। जाओ ना यार, ठंडे पानी से मुंह धोकर आओ, क्योंकि तुमने तय कर लिया ना कि 4-5 घंटे मुझे कस के पढ़ाई करनी है अभी। हाँ, 4-5 घंटे मैंने कहा तो कुछ लोगों को पसीने छूट जाएंगे, 5 घंटे। अरे भैया, तो एक काम करो ना, एक घंटे ब्रेक करके पढ़ लो ना। 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा, फिर 15 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा, फिर 15 मिनट ब्रेक। ऐसे शेड्यूल बना लो, कोई फिक्स कर, जिसको सहूलियत है। लेकिन उतना टाइम पीरियड पढ़ाई को देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये सोचो कि भैया मैं 1 ही घंटे में कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए टाइम कुछ भी हो, आपका टाइम। और दूसरी चीज बहुत जरूरी हो, किसी टॉपिक को देखने के लिए तुमको लग रहा है यार इसमें मजबूरी आ गई, तो मोबाइल से देख के उसको देख लिया। बाकी बच्चों, इस मोबाइल को अपने करीब बिल्कुल मत रखो। और खाली टाइम पर हैबिट बना ली, कुछ लोगों ने मोबाइल के बगैर काम नहीं चलता। मोबाइल को दूर जितना कर लोगे, हाँ जरूरत पड़ेगी, कुछ देखना पड़ेगा, किसी चीज के बारे में जानकारी, को टॉपिक ऐसा है जो एग्जामिनेशन में पिछले 3-4 बार से आ रहा है, उस पर कुछ तुम देखना चाह रहे हो, वास्तव में उसकी हेल्प ले लो ना पॉजिटिव तरीके से। लेकिन हेल्प लेते दूर कर दो, उसको रख दो दूर, जिसका उसको दे दो। उसको पास रखकर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास 2 तरह से अटैक होगा। पहला अटैक क्या है कि तुम रजाई कंबल ओढ़ के बैठे हो तो उसमें तुम अलसा जा रहे हो, पहला तो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट यही हो गया। दूसरा, बगल मोबाइल रखा है तो हो गया। तो मोबाइल से, और ये जो ठंड के नाते बिस्तर और ओढ़ने वाला सामान है, इससे दूर बैठिए। टेबल कुर्सी पर बैठिए, नीचे फर्श में कुछ बिछा कर बैठिए, वहां बैठिए, वहां पढ़िए। जितना संघर्ष में बैठोगे, जितने संघर्ष में पढ़ने के लिए कोशिश करोगे, उतना ही उसका फल बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये आप जान के चलो। तो ये तो हो गए विषय के हिसाब से आपकी पढ़ाई का तरीका। फिर ये होता है जब झोंके आ ही रहे हैं, अब वहां पर बैठ के भी फिर आने लगे तो क्या करो कि उठो और जाकर नहा के आ जाओ, फिर बैठो दोबारा से। 6 घंटे से लेकर 7 घंटे की नींद बहुत पर्याप्त है तुम्हारे लिए। 7 घंटे, अगर बहुत ज्यादा सोने वाले तुम हो तो 7 घंटे अलर्ट होकर 7 घंटे से ऊपर अगर तुम सो रहे हो, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, तो तुम अपने आप को नुकसान दे रहे हो बच्चों, इस टाइम पर नहीं। लेकिन ये एक बैक आज से कर शुरू कर दिया नहीं। अब जैसे तुम 9 घंटा सो रहे हो तो दूसरे दिन 8 घंटा कर लो, तीसरे दिन 7.5 घंटा कर लो, चौथे दिन 7 घंटा करो। ऐसे धीरे धीरे होगा वो। अब एकदम वो 2 ही घंटा पढ़ाई करता है कोई बच्चा, और एक दिन उसने सोचा कि मुझे आज 6 घंटा पूरा लगातार पढ़ना है,
तो ऐसे नहीं होगा वो। यूं तो बोर्ड की परीक्षाओं से पहले आप लोग अलर्ट हो चुके हो, आप लोगों ने तैयारी कर ली अपनी बढ़िया तरीके से, लेकिन वो जो स्टूडेंट नहीं किए हुए हैं वो एक बैग नहीं करेंगे उसको। अगर आप 3 घंटा सॉलिड पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन में 4 घंटा कर लो, उसके बाद अगले दिन 5 घंटा कर लो, फिर 5.5 घंटा कर लो, फिर 6 घंटा, ऐसे 3-4 रोज में उसको खींचो। तो किसी भी चीज को एक बैग करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे 2-3 रोज में करो, 4 रोज में कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें 2 हफ्ते में करो भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं। उसके बावजूद भी साहब आलस आता है, इतना सब कर लिया, नहा भी आ गए, उसके बाद भी करीब 1 घंटे बाद में फिर झपकी आ रही है। तो क्या करो कि काली मिर्च, हम तो पढ़ते थे तो अपने फार्मूले आपको बताएंगे जरूर, काली मिर्च का एक दाना जो अपनी मुंह में रख लो और पढ़ते रहो। जब कभी आपको लगे ऐसे तो हल्का हल्का उसको कुतरते रहो, ऐसे काटते रहो। तो वो जब बहुत ज्यादा लगता है कि यार, तो उसको चबा लो कायदे से, थोड़ी देर मुंह में ही रहने दो, नींद को भगा देगा वो। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी आपने ब्लैक पेपर खा ली, वो नहीं करना है, उसका प्रयोग सिर्फ उसी के लिए करना है। और 1-2 दाने 4 खा लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर जाड़े हैं तो वो थोड़ा सा बॉडी को ठीक रखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको इनटेक नहीं करना है। उसको सिर्फ अपने मुंह में थोड़ा सा मिर्च का एक एहसास वो दिलाएगा और नींद को भगाएगा, इस नाते से उसको कर सकते हैं। तो ये प्रयोग हमारे भी गुरुजनों ने हमको उस जमाने में बताया, तो आज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, करते हैं, बताते हैं रेगुलर ऐसी बातें। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। तो उसमें एक पार्ट और आता है बच्चों, खाना। जैसे कि बताया भी गया पहले, दोबारा से बताते हैं कि भोजन आप कैसा करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे। ये एक बहुत स्टूडेंट्स के लाइफ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए सुपाच्य भोजन करें। तो पेरेंट्स को चाहिए ये कि वो सुपाच्य भोजन बच्चों को कराएं और समय पर दें, और उनको और गरिष्ठ प्रकार का कोई ऐसा भोजन उनको ना दिया जाए जो, या आप ना करें जो कि साधारणतया पचने में प्रॉब्लम हो और जिसकी वजह से आप परेशान हो और उस परेशानी की वजह से पढ़ाई प्रभावित हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। ये आपके पेरेंट्स वगैरह सब जानते हैं। और इसके अलावा हम जो अब आती है बात राइटिंग स्किल की। हमने बताया कि लिखने समय हमारा जो लेआउट तो बताया था, लेआउट के बाद में हमें किस क्वेश्चन में कितना लिखना है उसकी प्रिपरेशन हम करेंगे। हमें पता रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के बराबर ही इसमें लिखें, क्योंकि टाइम हमको उसी के आधार पर दिया गया। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे में 2.5 घंटे में पेपर खत्म करना है, ताकि 15-20 मिनट जो लास्ट के हमें मिलेंगे उसमें हम पूरे एग्जामिनेशन में जो हमने लिखा है उसमें मिलान कर लेंगे कि भाई 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर ही लिखा है कि नहीं लिखा है, और उसमें कहीं बीच में कोई कमी होगी तो उसको ठीक कर लेंगे। एक रीचेक करने का हमें टाइम मिल जाएगा 15-20 मिनट का आखिर वाला। और शुरुआत में 10 मिनट पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे हम, पढ़ के पेंसिल से टिक लगा लो, ये जो सॉलिड आते हो पहले उनको कर डालो, क्वेश्चन नंबर डालिए, आंसर करिए। जो जहां कोई डाउट है उनको फिर बात के लिए ऐसे, ये भी एक पैटर्न है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। पहले पढ़ लें पूरा क्वेश्चन पेपर, 10 मिनट शुरू में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए रखें, लास्ट के 20 मिनट जो है वो हम रखें एक बार रिवाइज करने के लिए पूरे क्वेश्चन पेपर। तो इतना टाइम तो आधा घंटा चला गया, बचे 2.5 घंटे में आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो किस क्वेश्चन का कितना मार्क्स है उसके हिसाब से उसको मटेरियल उसमें डालना है, उस हिसाब से उसको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन देना है। कई बार होता है क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है लेकिन सॉलिड उसमें लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखोगे तो कुछ स्टूडेंट किसी भाषा किसी लैंग्वेज में लिखेंगे, कुछ किसी में, कुछ के सेंटेंस अलग बनेंगे, कुछ के कुछ। लेकिन जो सॉलिड है, a+b² का फार्मूला लिखना है तो उसका फार्मूला पहले से निर्धारित है। देश दुनिया में जो बच्चा उसका फार्मूला लिखेगा वो वही लिखेगा जो है, तो वो तो अलग लिखा जा ही नहीं सकता। तो ऐसे ही सॉलिड चीजों को अलग याद करना है, एक्सप्लेन करने वाली चीजों को अलग। किसी टॉपिक के बारे में तुमने सुना है, कहानी नुमा लिखना है और उसमें 3 नंबर अब मिलने हैं, तो कहानी नुमा लिखने के लिए तुम्हारी राइटिंग स्किल, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस बनाने की कला हमारी कैसी है, तो वो एक मायने मैटर करती है
कि कितना शानदार सेंटेंस बनाकर हम उसको लिख पा रहे हैं और कितने समय में कितना लिख पा रहे हैं और कैसे लिख पा रहे हैं, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, उन सब के मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा एकदम, अगर 5 मार्क्स का है तो 5 में से 5 उसे मिलने चाहिए। तो आप ये बताओ कि दूसरा बच्चा जिसमें थोड़ी सी उसकी कमियां थी, कुछ कमियां थी उसमें, उसने अच्छी हैंडराइटिंग में लेआउट बढ़िया करके लिखा। तो कई बार बच्चों ज्यादातर उसमें यह होता है कि वो गड़बड़ हैंडराइटिंग वाले को एवरेज मार्क्स दे दिए उन्होंने, आगे बढ़ गए, और इसका कुछ कमियां थी, इसमें मार्क्स कटने थे, इसको पूरे मार्क्स दे दिए। ऐसा कई बार हो जाता है। तो वो मार्क्स कैसे मिल गए उसको उसका लेआउट करने का तरीका अच्छा था, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनाई थी, कहां पर अंडरलाइन करना है स्केच से, कितना गैपिंग छोड़नी है, कैसे करना है, ये पैराग्राफ बनाना है इसका कैसे करना। तो वो लेआउट को उसने सॉलिड तरीके से किया, तो सुंदर लगी कॉपी। 2-4 एग्जामिनर ने कॉपी चेक करते समय देखा तो कुछ चीजें उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा है, चलो ठीक है, और उसने लिखा सही है, ढंग से चेक होगा तो। अब वो ऐसा लिखता है कि वो लेआउट भी गड़बड़ आ रहा है, हैंडराइटिंग तो फिर तो मार्क्स भी उसको एक आध कट जाता है। तो इसलिए उसको सही तरीके से करने के लिए हमारा जो भी है प्रयास रहना चाहिए। तो बच्चों ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और किसी भी सूरत में हमें अपना जो रिवीजन वर्क है, अब इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आ गए हैं। ये तो मैंने 1.5 महीने के अंतराल की बात आपको बताई। अब जैसे एग्जामिनेशन के 15 दिन 20 दिन बचेंगे, तो उससे पहले ही और उसके बाद भी वो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, आप देखो पिछले 3 साल से 5 साल से क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न है, एक सेटिंग है। उस सेटिंग में क्या है कि एक क्वेश्चन ऐसा है जो जिस तरह का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, चीजें बदली होंगी, उस तरह का क्वेश्चन हर बार आएगा। तो उस तरह का फार्मूला लगाकर 15-20 क्वेश्चन कर डालोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा नंबर बिल्कुल आएंगे, मार्क्स आएंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन है, आप देखो कि हर बार आता है, तो उसके सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या होगा, कैसे करना है। 15, 20, 25, 50 अगर आपने कर लिए और सॉलिड तरीके से आप निकालने की प्रैक्टिस में आ गए, जैसे कॉम्प्रिहेंशन आएगा फटाफट सॉल्व करोगे, उसके क्वेश्चंस देखोगे, उसमें पढ़ोगे, उसका पूरा लिखोगे, समरी कर लोगे, क्वेश्चन आंसर कर लोगे उसके। अब आती है बात ऐसे राइटिंग। आपको पता है कि ऐसे लिखने के लिए 4 नंबर का आता है, और ये हर बार आता है, और पिछले 5 सालों से ये टॉपिक आए थे, वो टॉपिक प्लस उससे मिलता जुलता टॉपिक। अच्छा, ऐसे में क्या कलाकारी है कि कोई भी चीज तुम्हारे दिमाग में आए या तुमने कहीं सुना हो, तुम अपने शब्दों में लिख पाओ। बाइलिंगुअल, इंग्लिश में लिखने को आए इंग्लिश में लिख पाओ, और हिंदी में लिखने को आए हिंदी में लिख पाओ, अपने शब्दों में उसे लिख पाओ। जो लिख पाते हैं वो ऐसे बहुत अच्छा करते हैं, और उसमें भी तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे को रटने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर पॉल्यूशन पे लिखने को आया, तुमने पॉल्यूशन को रट लिया, अब वहीं पॉपुलेशन पे लिखने को आ गया तो क्या करोगे? पॉल्यूशन की बात पॉपुलेशन पे तो लिखोगे नहीं। तो इसीलिए ये रटने के विषय नहीं है, ये समझने के विषय हैं, और समझकर वही बच्चा लिख पाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके पास में समझकर लिखने की कला डेवलप हो जाती है। पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में वो स्टोरी, वो चीजें, वो इंसिडेंट जा रहा है। अब हमने बंद कर दी कॉपी किताब, अब हम लिखने बैठे, तो हमने उस स्टोरी को अपने शब्दों में बनाकर उससे भी सुंदर लिखने का अभ्यास कर लिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर लिखने में, समरी लिखने में, डिफाइन डेफिनेशंस लिखने में, ऐसे इत्यादि एप्लीकेशन वगैरह लिखने में, और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सॉल्व करने में कभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है ऐसे बच्चों को। तो ये कला हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। अच्छा, जिनको ये कला नहीं आ पाई तो 10 दिन में तो आनी जाएगी। अब सवाल वो क्या करें? तो उनके लिए सबसे सरल तरीका यही है कि तुम अपने शब्दों में लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो तुम्हारे लिए एक ऑप्शन समझ में आता है कि तुम 10, 12, 15 टॉपिक उस तरह के
जो एग्जामिनेशन में पिछले सालों में आए हैं उनकी प्रिपरेशन ठीक से कर लो, और कम से कम कुछ नहीं तो 300 वर्ड्स में अगर कोई लिखना है तो तुम 150 से 200 कम से कम लिख पाओ। क्योंकि रातों रात चमत्कार, बच्चों देखो मैं बार बार कहता हूं, रातों रात इसमें कोई चमत्कार नहीं होता। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई ठीक है, अरे यार अभी तो मैं 10th में आया हूँ, 9th पढ़कर, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास में, 1 साल बचा है अभी तो, चलने दो। तो शुरू के 6 महीने मस्ती में कट गए, फिर धीरे 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 करके एग्जामिनेशन से 1 महीना आ गया, 1 महीना बच गया। अब उसको दिमाग में आता कि कैसे पढ़ाई होगी। अब पढ़ाई करने के लिए तो अभी तब भी उसको ये लगता है अरे अभी तो 1 महीना बचा है, अब 3 हफ्ते गुजर गए, उसे लगता है अरे 1 हफ्ता बचा है, अभी तो बहुत बचा है। तो ऐसा करने वाले बच्चों देखो लाइफ में आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इसीलिए टाइम की, मैंने शुरू में कहा था वीडियो के मैंने कि टाइम की वैल्यू जिसने किया, रफ में बना लो ना कि मैथ्स को मैं इतने बजे से मैं मैथ पढ़ूंगी, इतने बजे से मैं तक साइंस पढ़ूंगा, इतने बजे से मैं हिंदी, इतने बजे से उस टाइम ड्यूरेशन पर तुम्हें कुछ नहीं, वही करना है। आजकल तो ये ठीक है मोबाइल के दुष्परिणाम है, तो इसके फायदे उठाने हो, इसका फायदा भी उठ जाएगा। आपके पास में आपके टीचर्स के सबके नंबर होते हैं, हर स्कूल प्रोवाइड करा देता है। मैथमेटिक्स करते करते आपको समझ में नहीं आ रहा दिक्कत, तुरंत मैथ के टीचर को फोन लगाइए कि सर ये वाला जरा देख लीजिए। और टीचर्स को बड़ी खुशी मिलती है जब उसके स्टूडेंट ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स को परस्यू कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। फोन पे पूछोगे तो बता देंगे वो, तुम्हारी समस्या का समाधान वहीं पे हो जाएगा। तो ऐसे गैजेट्स का पॉजिटिव फायदा भी उठा सकते हैं मौके पर। और अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जो आप करेंगे तो उसके बड़े फायदे होंगे। क्योंकि अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जैसे आपने एक सब्जेक्ट के अगर अच्छे मन से प्रैक्टिस करते करते आपने 10 क्वेश्चन पेपर लगा लिए, तो आप ये मान के चलो कि जब आप बोर्ड के एग्जाम को देने जाओगे तो आपको लगेगा 10 तो कर ही लिया, 11वां है ये, तो बड़ा मजा आएगा करने में। और ये मान के चलो कि 8 से 10 पर सब्जेक्ट जिस बच्चे ने अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर बोर्ड पैटर्न में घर पर बैठकर सीरियसली किए हो, पहले तो आपने क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व निकाल लिया और उसके बाद उसको अपने सामने रखा और टारगेट बनाया 2.5 घंटे के अंदर खत्म करना। आपने 2.5 घंटे के अंदर उसको खत्म किया। जो चीजें नहीं आई आपको उन पर आपने बाद में ब्लू पेन से लिखा था, ब्लैक पेन से उसको चेक कर लो। और उसके बाद आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपके गलत हो गए, क्यों गलत हुए उसको ढूंढ खोज के उसके बगल में ही आप रेड पेन से सॉल्व कर दो उसको। ब्लैक से करेक्शन करो, रेड से उसके सॉल्यूशंस लिखो उसके बगल में। तो आपके पास अब आपकी कॉपी में कितने कलर हो गए? 3। क्वेश्चन पेपर आपने किया था ब्लू से, कॉपी चेक करी किससे? ब्लैक से। आप ब्लैक से कॉपी चेक करेंगे और रेड से उसके आंसर लिख दो। और ये ऐसा भी कर सकते हो कि रेड से लिखने से ये थोड़ा सा फायदा होगा आपको, मतलब थोड़ा ये ह्यूमन नेचर है रेड से, तो रेड वाला मुझे नहीं आता यार, ये याद करना जरूरी है। थोड़ा रेड कलर ऐसा है कि रेड वाला, अच्छा जिसको कंफर्टेबल रहता है ब्लैक में तो वो रेड से चेक कर ले, ब्लैक से लिख ले, तो 3 कलर आपके आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया मैथ्स का, ये रख दिया। फिर 3 दिन बाद में दूसरा क्वेश्चन पेपर किया उसका सॉल्व, क्योंकि भाई बाकी करोगे ना बीच में, तो उसका लगभग तीसरे दिन आएगा टर्न दोबारा से। 3 दिन बाद किया, फिर उसको रख दिया, फिर 3 दिन बाद किया, फिर उसको रख दिया। जब 3 पेपर हो गए तो खाली टाइम पे पहले पेपर को दोबारा पलट के देखा कि अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ऐसे ऐसे होता, इसमें ये फार्मूला मेरा छूट गया था, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, अच्छा ठीक है, तो उसको रख लिया। अब फिर उस क्वेश्चन के पेपर को रख दिया, फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा समय मिला तो दूसरा क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया था उसको निकाला, उसको देखा, उसमें अच्छा मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये चीज मैं कर लेता तो मेरा आ जाए। एक चीज यहाँ कैलकुलेशन में गलती होगी इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, कैलकुलेशन मुझे ठीक से करनी चाहिए, मेरे कैलकुलेशन में ही बार बार गलतियां होती हैं, तो वो हो गया। और मैं यहां तक सही करता हूं स्टेप, इसके बाद मेरे स्टेप गलत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो वो आपने वो रेड पेन से किया या ब्लैक से किया, वो आपने देख लिया। फिर तीसरी कॉपी, फिर यहां चौथा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टाइम आ जाएगा। तो यही क्रम मैथ्स में चल रहा है, अब इंग्लिश में भी चलता रहेगा। एक दिन में आप 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, धीरे धीरे 15 दिन रह जाएंगे, 20 दिन रह जाएंगे। तो एक दिन में क्या करना है? 3 क्वेश्चन पेपर कम से कम सॉल्व, 4 कर लो, बढ़िया। मैं तो कह रहा हूं 5 के 5 कर लो, बहुत अच्छा। 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने कम से कम। उसके अलावा सेल्फ स्टडी अलग होगी, तो सोचिए कितना टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। तो इतना टाइम जो देगा बच्चा
जिसने साल भर ढंग से टाइम नहीं दिया तो वो स्ट्रेस में आएगा, वो परेशान होने लगेगा। लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद, अपने मम्मी पापा की बात सुनने के बाद, अपने टीचर्स के मोटिवेशन के बाद, आप इसको गेम की तरह से, एक इंजॉयमेंट की तरह से, एक मजे में इसको लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा आपसे कहना है बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। और आपको करना क्या है कि आप हर सब्जेक्ट को समझ देंगे। जैसे आज आपने 2 विषय टफ ले लिया, एक इजी ले लिया। जैसे मैथ्स और साइंस का आज हमने अनसॉल्व सॉल्व करना है। साथ में आप एक इंग्लिश आपको इजी लगती है तो इंग्लिश ले लो, एसएसटी इजी लगती है एसएसटी ले लो, हिंदी इजी लगती है हिंदी ले लो। तो आपने वो ले लिया। अब मॉर्निंग में, सवेरे भोर में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे आप कंफर्टेबल हो, अच्छे से मन से, बहुत ज्यादा अलर्ट अगर आप हो गए एग्जामिनेशन के लिए, तो आप 4 बजे नींद खुल जाएगी। 4:30, 5 बजे तक बढ़िया रिलैक्स होके 5 बजे बैठ जाओ। 5 से 6, 7, 8 एक पेपर सॉल्व हो गया। 8 बजे नाश्ता करने तक तो एक पेपर सॉल्व हो गया आपका। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे। नहीं तो आपको तो बाप रे 3 पेपर कैसे करेंगे? अरे भैया 3 नहीं, तुम 5 करोगे। कैसे करोगे मैं बताता हूँ। 8 बजे तक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। 8 बजे नाश्ता वास्ता करके 1 घंटा मस्ती करो घर में, बस कोई दिक्कत नहीं। जो करना चाहो सो करो, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है। 9, 10 बजे बैठ जाओ। 10 से 11, 12, 1 बजे तक दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ। 2 बजे तक मस्ती करते रहो, खाना पीना खा के अपना 2:30 बजे तक चलो कर लो, आधा घंटा रिलैक्स भी कर लो। 3 बजे तक कर लो भैया। 3 से 4, 5, 6 बजे तक निपट गया तीसरा क्वेश्चन पेपर। 6 से 7 और 8 2 घंटा फिर मजे कर लो। चलो 7 बजे तक कर लो, 7:30 तक कर लो, मतलब जितना कम से कम करो। मैं तुम्हें मजे करने का भी टाइम दे रहा हूं, खेलने का भी टाइम दे रहा हूं। मस्ती कर लो घर वाले में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ। अब 8 बजे बैठो, एक तरफ से सॉल्यूशंस लेकर बैठो। मोबाइल का हेल्प भी लेना चाहो तो ले लो। अपने टीचर को फोन पे लेना चाहोगे तो टीचर भी फोन पे अवेलेबल रहेंगे। और पहला क्वेश्चन पेपर भी चेक करो, दूसरा क्वेश्चन पेपर चेक करो, तीसरा क्वेश्चन पेपर चेक कर डालो। और इनको चेक करने में कितना टाइम? एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो 10 मिनट के अंदर एक कॉपी चेक कर लेता है मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम करके 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। अरे तुम आधा घंटा लगा लो ना, तो आधा घंटा, 1.5 घंटा, चलो 2 घंटा मान लो। चलो 2 घंटा, तो 8 से 9, 10 बजे तक तुम्हारा। और 8 बजे से 7:30, 7 से 8 में खाना खा लेना तुमने, ये जाने रहना पहले। और ज्यादा रात को ओवर ईटिंग नहीं करनी है, रात को कम से कम खाना खाना है, ताकि तुम्हें रात में कुछ देर जगना भी है अभी। और रात में 8 बजे के बाद भोजन नहीं करना, तो 7 से 8 ही भोजन मिले तुमको, उसकी चिंता कर लेना। तो 10 बजे तक तुम्हारे पास सॉल्यूशंस भी हो गए। अब 10 से 12 सेल्फ स्टडी कर लो किसी विषय की। अब जैसे 3 पेपर आज दिए, 2 या 3 पेपर कल देने हैं मान लो, तो उन पेपरों की प्रिपरेशन कर लो 2 घंटा रिवीजन, क्योंकि सुबह उठते ही एक पेपर देना तुमने। अच्छा, जो पेपर दे दिए कॉपी चेक कर भी कर ली, उसकी सीरियल से कहीं पे लगा भी रहे हो, बीच बीच में खाली टाइम पे आधा घंटा उनको देखना है वापस। फिर हर तीसरे दिन देखना है उसको, हर पेपर को तीसरे दिन देखना है हर पेपर को, और रूटीन बना रहे, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि कहां पर तुमने कौन सी गलती करी थी और सॉल्यूशन क्या था, तुमने क्या कर दिया, गलती कहां पर करते हो तुम। ये देखना बहुत जरूरी है। ग्रामर पोर्शन, अब जैसे एक बहुत बढ़िया है, 30-35 नंबर 40 नंबर का ग्रामर आती है। ग्रामर पोर्शन, लैंग्वेज पोर्शन आता है हिंदी इंग्लिश में दोनों में। व्याकरण आता ही नहीं है हिंदी में। समास, छंद, दोहे, सोटे, अलंकार, चौपाई, मुहावरे मालूम नहीं। अरे भाई विलोम नहीं पता, पर्यायवाची नहीं। अब आप ये देखिए कि लोकोक्तियां पता नहीं है, तो भाई ऐसे में कहानियां, संदर्भ और प्रसंग नहीं तुम जान पा रहे हो, तो क्या है कि अब शॉर्ट टाइम पे सारी चीजों के बारे में तुमको हम डिटेल बताने लग जाएं तो तुम उसी में उलझ जाओगे। लेकिन जब तुमको ये पता है कि भाई 35 से 40 नंबर का ये आएगा और सॉलिड आता है, या 35 का है, 40 का, चलो 30 का मान लो, तो इतने मार्क्स तो सॉलिड है ना, इसमें कोई लंबा एक्सप्लेन करके लिखना नहीं रहता, तो टू द पॉइंट लिखना रहता है।
इसमें बड़ी चतुराई से काम करो, इसने ढंग से नहीं पढ़ा है। चतुराई से कैसे काम होगा? चतुराई से ऐसे काम होगा कि पिछले 3 साल 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में सैंपल पेपर्स को देखो, अनसॉल्व्ड को देखो, एक पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ चीजें हैं जो आ ही रही है लगातार, और कितने नंबर का इसमें क्या आएगा इसका फार्मूला प्रिस्क्राइब है कि ग्रामर पोर्शन इतने नंबर का आएगा, उसमें से इतने नंबर का ही आएगा, इतने नंबर का ही आएगा, इतने नंबर का आएगा। उस मार्क्स वाली चार्ट को सामने रखकर सॉलिड कैलकुलेशन कर लो, और जो रटने में बहुत माहिर होते हैं ना, उनको इसमें बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि उसमें समझने की तो कोई गुंजाइश है नहीं इतने शॉर्ट पीरियड में। तुम्हें पता है दिन है तो अपोजिट लिखना है, तो रात लिखनी है, तो जो आता हो नहीं तो रट ले भाई, क्योंकि अब यहां सैद्धांतिक दृष्टिकोण का कोई कार्यक्रम नहीं है। अब तो सिर्फ चीटिंग छोड़कर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हुए मैक्सिमम मार्क्स लेने हमें। अब मैक्सिमम मार्क्स लेने हमें मैं कह देता तो लोग कहते अच्छा तो चीटिंग भी कर सकते हैं। नहीं, चीटिंग वाला फार्मूला छोड़कर बाकी जितना भी हम दिमाग लगा सकें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, मैं वो तरीके भी आपको बताता ही जा रहा हूं साथ साथ में। तो ये हमको करना है। और एसएसटी में हमारे पास में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, कुल मिला के एसएसटी है। तो उसमें हमें पता रहना चाहिए कि हिस्ट्री इतने मार्क्स का हिस्ट्री में से आएगा, इतने का सिविक्स में से, इतने का ज्योग्राफी में से, इतने का इसमें से। अब हमें यह पता रहना चाहिए कि ये पोर्शन हिस्ट्री का है, ये पोर्शन ज्योग्राफी का, ये सिविक्स का, ये फलाने का। अब हम अपने आप से पूछें कि हिस्ट्री में 4 लेसन है, 4 के 4 क्या मुझे आ रहे हैं ढंग से? इनकी डेट्स वगैरह सब क्लियर हो चुकी हैं क्या? तो बहुत ज्यादा है कि तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन हो, उसको बैठाकर उसको हिस्ट्री का पूरा लेसन समझाने लग जाओ, बार बार यहाँ इतने में ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। अब तुम्हें लगता है कोई डेट तुम भूल रहे हो तो तुरंत डेट चेक कर लो, उसको याद कर, वहाँ यहाँ लिख लो, रखो मैं ये भी भूल रहा था, उसको बात के लिए रहेगा, अगली बार जब स्टोरी सुनाओगे तो वो डेट याद रहेगी। तो उस तरह से कर सकते हो। तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं है तो क्या करो, यहाँ पर कोई चीज रखी है, मान लो कोई भी सामान रखा है, तुम्हारी पेन रखी है, तो पेन को स्टोरी सुनाओ। एज्यूम करो ना यार कि ये पेन भी सुन रहा है तुम्हारी बात। उसे कहो देखो भाई ऐसा हुआ, 1857 के बारे में तुम्हें लिखना है, तो 1857 में पूरा जो उसका आंदोलन का जो स्वरूप है उसके बारे में और उसके रिजल्ट के बारे में तुम्हें लिखना है। जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति उस वक्त हुई थी, उस क्रांति के बारे में लिखना है। तो कितने अच्छे शब्दों में, कितने परफेक्ट तरीके से, और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स को लिखोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे, और उसके बाद चीजें दिमाग में सब आ गई, कब हुआ था, कौन हुआ था, क्या हुआ था, मेरिट से क्या हुआ, फला ने क्या किया, इसने क्या किया, वो अंग्रेजों का क्या रोल रहा, इंडियंस का क्या रोल रहा, तो वो सारी चीजें तुमको समझ में आ गई। अब तुम समझा भी अच्छे तरह से ले रहे हो। अब सवाल आता कि लेआउट कैसे कर पाओगे, उसको लेआउट भी करना है कि भाई शुरुआत कैसे करेंगे उसके। मालूम चला 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब उसमें तुमने लिखा शुरुआती तो हेडिंग बना बना के लिखोगे, और लास्ट में उसका पूरा कंक्लूजन दोगे, उपसंहार, कि भाई ये हुआ, इसलिए हुआ, इन लोगों ने किया, इसमें ये चीजें बहुत अच्छे पक्ष आई, और इस तरह की चीजें ये अगर और होती तो, इसमें ये गलती ना होती तो ये ऐसे हो सकता था, और इससे हमको ये इसका जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है वो ये रहा। तो कॉपी चेक करने वाले को भी वो हेडिंग से हेडिंग मिलाता चलेगा, एक एक लाइन पढ़ता चलेगा, फटाफट कॉपी, उसे लगेगा यार वास्तव में इसने बच्चे ने पढ़ाई करी है, टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके हेडिंग वार लिखा है, और एक टॉपिक को लिखने के बाद एक लाइन भी छोड़ी है, और मेन टॉपिक्स को अंडरलाइन भी कर रखा है इसने, हैंड राइटिंग भी इसकी अच्छी है। ले भाई तू नंबर ले ले, 6 में से 5.5, 6 जाओ। कल्पना करके देखो तुम्हें 10 कॉपियां चेक करनी हो तो तुम भी देखोगे कि जो बढ़िया 3 कॉपी सुस्त बच्चों की आई, एक कॉपी बढ़िया आई, बिल्कुल डेकोरेटिव, और पढ़ने में सेंटेंस भी बढ़िया बना रखे हैं, लगता है यार ये बच्चा पढ़ाई वाला है। तो अब मूड बन जाता है कि यार नंबर देने इसको,
नंबर छूट रहे हैं अब उसकी कॉपी में। अब एक ने याद किया बढ़िया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अब उसकी हैंड राइटिंग ऐसे ही है, वो स्केच पेन में कोई ने कलम लेके गया पेपर देने के लिए। अब बेमन से कॉपी चेक हो रही है उसकी, तो बेमन से कॉपी चेक हो रही है तो मार्क्स भी तो नहीं गिरेंगे भैया जी। तो ये समझने की आवश्यकता है, बस ये है मजेदार बात। तो जब हम आप लोगों से इस तरह की बातें बताते हैं, करते हैं, समझते हैं, तो हमको पूरा अपना सारा सिस्टम भी ध्यान आता है। कॉपी चेक करने के लिए एक बार चले गए थे, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपी, तो वहाँ जो कॉपी चेक हो रही होती है ना बच्चों, तो होड़ लगी रहती है कि उसी का किसी से कोई मतलब नहीं। वहाँ इंचार्ज बैठे हैं रूम के, ये सारे टीचर्स कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, उनसे पहले ले लेते हैं कोठार से कॉपियाँ, फिर बंडल ले लेकर बैठ गए और उसके बाद कॉपी चेक होने लगी। तो 300 कॉपियाँ मुझे मिली हैं, तो 300 कॉपी मुझे मिली हैं, तो मैं फटाफट चेक कर रहा हूँ कॉपी। सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। अब उनकी कुछ बहुत अनुभवी होते हैं तो भाई स्पीड में कॉपी चेक करते हैं। जहां आंसर से आंसर मिलाना होता है तो वहां तो चीजें ठीक हो गया, आंसर देखा टिक। जहां एक्सप्लेनेशन देखना है तो वहां पूरा प्रेजेंटेशन देखा जाता है। तो वो एक हैबिट होती है मार्क्स देने की, और लगभग कॉपीज चेकिंग करने वाले लोगों की मेंटालिटी जो है वो सेट रहती है। एक वर्ड टू वर्ड नहीं, वो तुम्हारी सेटिंग और तुम्हारे शुरुआत, तुम्हारे जो तुमने उसका जो फाइनल लाइन लिखी है, वो कुछ जगहों पर निगाह जाती है। वो बढ़िया तो बढ़िया पता चल जाता है। अनुभवी लोग इतने होते हैं, पता चल जाता है इसने पढ़ा है, पढ़ के पेपर दिया इसने। कई बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा, नहीं आया, छोड़ दिया, जगह छोड़ दी उसके लिए कि बाद में कोई चमत्कार होगा तो उसमें लिखेंगे, दूसरा भी जगह छोड़। तो एग्जामिनर को समझ में आया था कि यार बुद्धू भैया है, ये तो बीच बीच में सब छोड़े पड़े हैं, कोई किया उसमें भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो आप देखेंगे 22, 24, 25, 26, 27, 28 में से हट जाते हैं। तो बच्चों, कुछ बच्चों की हम लोगों को उम्मीद रहती है कि ये 60-70 के बीच आएगा, ये उसका अचानक 85+ चला जाता है, तो हम तुरंत मुस्कुराते हैं, समझ जाते हैं कि ये अपने लेआउट और हैंड राइटिंग की वजह से 10-5 नंबर एक्स्ट्रा पा गया। ठीक है, उसका भाग्य, उसने उसमें मेहनत करी है, राइटिंग सुधारने में, लेआउट बनाने में, पूरे साल भर टीचरों की चिक करता रहा, हैंड राइटिंग लिखता रहा, वो करता रहा, तो उसका फायदा उसे मिलना ही था भाई, मेहनत की थी कुछ। जहां मेहनत करोगे बच्चों, उसका रिजल्ट तो ऊपर वाला लेके बैठा, ले बेटा ले, तो रिजल्ट तो तुम्हें मिलना है। नहीं मेहनत करोगे, इस कान से सुन के इधर से निकाल दोगे, चीजें खराब हो जाएंगी। अब फाइनल बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। अपना मूड बढ़िया रखो। अब एकदम जीरो से पढ़ने की तैयारी मत करो। जो पढ़ा है, समझा है, कॉपीज में जिन पर वर्क किया गया है, सॉलिड जो टॉपिक तुम बना चुके हो, उन्हीं पर फोकस करो। नए टॉपिक्स को खोज के उनके अंदर घुसने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जितना तुम्हारा है सॉलिड, उसको सॉलिड कर लो, बस अब यही टाइम है। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स छूटे पड़े, अब उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ढूंढ रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा ये है कि अब एग्जामिनेशन से ठीक 20 दिन पहले, 1 महीने पहले ट्यूशन लगाते हैं कई बच्चे, तो इसके हम पक्षधर नहीं है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां के टीचर्स के ऊपर चढ़ाई करो, उनसे पूछो, वो उनका फर्ज बनता है कि वो आपकी हर एक क्वारी को पूरा करें। आप अलग से नए ट्यूटर को लेकर बैठ गए हो, वो ट्यूटर आपके साथ में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका। इससे बचना, इससे कोई चमत्कार नहीं होगा, आप और प्रॉब्लम आ जाएंगे। आप अपनी कॉपी किताबों के प्रति थोड़ी और आस्था बना लो। अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, टाइम मैनेजमेंट। और 24 घंटे सबको मिलते हैं बच्चों, तुमको भी मिल रहे हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे तुम डेड रखोगे, कितने घंटे तुम वर्किंग में रखोगे। कम से कम 6 घंटा सोना है, तो 6 घंटा तो तुमने माइनस कर दिया, सोना ही सोना है। और एक नींद 6 घंटे की ले लो। कई बच्चे ऐसा होते हैं जो 2-2 घंटे करके 3 बार सो लेते हैं। बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे भी होते हैं। कुल मिला के 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं मैं 6 घंटे से घंटा और पढ़ाता हूं। मैं कहता हूं 7 घंटे सो, चलो तो 7 घंटे को माइनस कर लो, बाकी 3 घंटा तुम नहाना धोना खाना पीना ये वो सो करने के लिए बहुत है तुम्हारे पास 3 घंटा।
तो अब 7 में 3 कितना हो गया? 10 घंटा। अब 12 घंटे की सॉलिड पढ़ाई करो तुम, अब मन से करो, मस्ती में करो। मैंने कई तरीके बताए पढ़ने के। अकेले करो, जरूरत नहीं है सहेलियों के साथ 2-3 सहेली बैठ गए पढ़ाई कर रही है, आधी बातें इधर उधर की कर रही। अब वो दोस्त बैठ गए, उसमें से कुछ हंसी मजाक ठिठोली कहानी चुटकुले भी चल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी तो बिल्कुल अपने आप में रम जाओ, मस्ती को ले आओ अपने अंदर। बेटा टेंशन में नहीं होगा, मस्ती में होगा, मजे में आएगा। किताबें तुमसे बात कर रही हूं जैसा कि हम बताते भी हैं अपने सेशंस में, और बस उस मस्ती में तैयारी करो बढ़िया तरीके से। अपने टीचर्स के संपर्क में रहो, सब्जेक्ट टीचरों के खूब बात करो उनसे, और तुमको उनसे बात करनी चाहिए। और जो कोई टीचर, सब्जेक्ट टीचर तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनने के बजाय, समझने के बजाय कभी तुमसे नाराजगी व्यक्त करते हैं, मैनेजमेंट को तुरंत सूचना करिए। नहीं उठाते हैं फोन तो तुरंत मैनेजमेंट को सूचना करिए। तुम्हारा फोन हर वक्त उठेगा, ऐसे इंतजाम स्कूल्स को करने चाहिए, करते हैं स्कूल्स, करते हैं। और अच्छे टीचर्स बहुत खुश होते हैं जब बच्चे उनसे सवाल पूछते हैं, तो उनसे टीचर्स के संपर्क में रहो उसके लिए अपना। और मोबाइल फोन से उतनी बात, कुछ टॉपिक अगर बहुत इंपॉर्टेंट देखा, दूर कर दिया मोबाइल को, टीचर्स वगैरह से बात करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों से कोई बात नहीं, इधर उधर कुछ नहीं, कोई रील स्क्रॉल करने वाली कोई काम कहानी नहीं। अब क्या है कि हाँ, पेरेंट्स के साथ में बैठ के अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया मन बना लिया तुमने अच्छे तरीके से। अब मालूम चला कि मम्मी दूसरी फ्रीक्वेंसी में चल रही है, घर भी देखना है भाई, घर की जिम्मेदारियां हैं पिताजी के पास, तो कभी उन्होंने चलते फिरते कुछ कह दिया तो आपको बुरा लग गया, तो बुरा लगेगा, उसकी वजह से आप फिर बैठने का छोड़ो यार नहीं पढ़ेंगे, जाओ क्या कर लेंगे, हर वक्त ऐसे करते हैं। तो ऐसे में बच्चों होगा क्या कि नुकसान आपका होगा। तो इसीलिए मम्मी पापा घर के लोग किसी की बात का बुरा नहीं मानना, उनको भी हमारा मोटिवेशन गया है, वो लोग प्यार। और अगर उनसे आप कुछ चाह रहे हो, मम्मी इतने बजे खाना खाएंगे, इतने बजे हमको चाय पीते हैं तो इतने बजे चाय पियेंगे, इतने बजे हमको दूध पीना है तो दूध पियेंगे, इतने बजे हमें कुछ ये खाना है तो मम्मी कुछ बना दो, ये कितने बजे हम करेंगे, वो टाइम शेड्यूल उनको लिख कर दे दो। और हर माँ बैठी है अपने बच्चे की इस प्रकार के कामों में सहायता करने, सेवा करने के लिए। तो आप कोऑर्डिनेशन करके मैनेज करेंगे इसको, क्योंकि अगर घर में स्ट्रेस है, क्लेश है, कलह है और तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो, तुम तनाव में आ गए हो, तो तुम्हारी पढ़ाई शून्य हो जाएगी। और कहीं किसी भी बच्चे के अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि बताओ बिना बात के पापा सुनते नहीं और उल्टा बोल रहे हैं हमसे, और जाओ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ा लो जिसे पढ़ाना हो। बेटा ये बातें बहुत, और खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों और निम्न स्तर के, जो निम्न कैटेगरी के हमारे जो आर्थिक दृष्टिकोण से खासकर जो परिवार है, वहां पर इस तरह की भावनाएं, इस तरह के माहौल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तुम्हें इस संघर्ष में चलते चलते अपने माता पिता की क्षमताओं के अनुरूप जो सहयोग मिल रहा है उसको लेकर तुम्हें जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। और इस क्लेश और अभाव की जिंदगी से बाहर निकलना है, और अपने सारे परिजनों को, माता पिता भाई बहन जितने लोग हैं, सबको तुम्हें कुछ नया फील कराना है। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई भी माता पिता डांट रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे का बुरा हो जाए, ये ध्यान रखना हमेशा जिंदगी में। और तुम अपने फायदे के लिए माहौल अच्छा बनाओ, तुम शांत रहोगे, कूल रहोगे तो अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, जितना भी पढ़ोगे समझ में आएगा। और जो घर में है, जैसी सुविधाएं घर में, उसमें खुश रहना सीखो। हाँ, तुम्हारा जो टारगेट है, तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारे जीवन का जो तुमने मिशन बनाया है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है अपने जीवन का, वो बड़ा होना चाहिए। सब कुछ अपने आप, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के बूते तुम पैदा करोगे, ये अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए। अपने आप से, दोबारा से बताऊंगा, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैंने कहा था अपने आप से वायदा, अपने आप से वादा करो। वो वादा पक्का और सच्चा होता है और होना चाहिए, और निश्चित रूप में तुम अचीव करोगे उस टारगेट को। तो मुस्कुराहट खोनी नहीं है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन से काम करना है, किसी से उलझना बुलझना नहीं है, अपने आप मन को, दिमाग को शांत रखना है, हर सब्जेक्ट को समय देना है, 12 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके बाद भी कुछ सेट करने में, कुछ
प्रोग्राम बनाने में दिक्कत आ रही हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश आउट हो रहा है। आपसे मेरा कहना यह कि किसी भी प्रकार का संकोच न करें, डायरेक्ट वो नंबर हमारे पास में बात कराई जाएगी, हमसे आपकी सीधी बात होगी और हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और आपको सहयोग करेंगे। अगर मौके पर आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टीचर अगर अवेलेबल नहीं हो रहे, तत्काल आपको टीचर का नंबर अवेलेबल कराया जाएगा। इस वीडियो में जो बच्चे जहां से भी हमारी बात सुन रहे हैं वो हमारी संस्थाओं में पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, आप तुरंत हमको हमारे नंबर पर फोन करें। आपको हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तुरंत टीचर का नंबर देंगे और टीचर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो तुरंत आपकी बात सुने, आपकी समस्या का समाधान निःशुल्क तत्काल करें। और अगर आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड, घर के प्रॉब्लम से रिलेटेड या ये पढ़ाई वाला सेटलमेंट से रिलेटेड कोई सुझाव रहेगा तो तुरंत उसका समाधान हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। और बीच में बोर्ड के एग्जामिनेशंस के समय भी हम आपके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे और बढ़िया तरीके से पेपर की तैयारी करिए। मस्ती, जिंदगी में परीक्षाएं सतत चलती रहती हैं और उन परीक्षाओं को जो बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में देता है और जीवन में और उन परीक्षाओं को देना अपना सौभाग्य मानता है। और हार हो चाहे जीत हो, लेकिन श्रद्धा के साथ में, समर्पण के साथ में परीक्षाओं की तैयारी करके उसे बैठकर उसको देना, और रिजल्ट क्या होगा इससे कोई प्रभाव नहीं। हमने परीक्षा अच्छे से दी है, बाकी जो जैसा हम देंगे उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। बस इतनी सी बात आपसे करनी है, बस बाकी आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर की तैयारी करिए और ईश्वर करे कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।